औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की टू कंसेप्ट्स। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में। इस वीडियो में हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते वक्त कौन सी बातों का इल्म होना ज़रूरी है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की रकम कब और कितनी मिलती है, CGPA के साथ स्कॉलरशिप का क्या ताल्लुक है। तो इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर के लिए है वो 7 अप्रैल से उसका लिंक शुरू हो गया है। लिंक आपको मिल जाएगा, मतलब उस पर जो आपने फॉर्म फिल करना है वो 7 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है। जबकि इस फॉर्म को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 20 तारीख है। अगर आप इस फॉर्म को मतलब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका रूट है, जो डायरेक्टरी है LMS के थ्रू, वो ये नंबर 3 पॉइंट पे आपको नज़र आ रही है। आप सबसे पहले LMS में जाएंगे, उसके बाद मेन मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज में जाएंगे, आगे अकाउंट का एक मेन सेक्शन होगा, अकाउंट के अंडर आपका आएगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। आपने उस फॉर्म को मुकम्मल तौर पर फिल करना है, उसके बाद सबमिट करवाना है, तो आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। इस वीडियो के में आगे जाके मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, बड़ी तफसील के साथ मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बहरहाल तो ये आपका रूट है मेन, जो LMS के थ्रू आपने जो फॉलो करना है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में जो हर स्टूडेंट के लिए, जिनका मतलब पता होना उनको ज़रूरी है। तो नंबर 1 पे जो है, जो आपको स्कॉलरशिप की रकम दी जाती है वो पार्शली हो सकती है या फुल हो सकती है। और वो कौन सी होगी, वो सिर्फ जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी उस पे होगी। ट्यूशन फ़ी के अलावा जो चार्जेस होते हैं, जिस तरह जब आप एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, या यूनिवर्सिटी के बाकी कुछ मस्ट ड्यूज़ होते हैं जो आपको एक दफ़ा पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा ये होता है कि मतलब जो पहले सेमेस्टर के बाद जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे तीसरे चौथे के, तो उनका क्या होता है कि हर सेमेस्टर के शुरू में मतलब उनको 1000 रुपये फ़ी, सेमेस्टर फ़ी वो कहलाती है, वो देनी पड़ती है। तो उसके अलावा जो आपकी बाकी फ़ी होगी, ट्यूशन फ़ी जो क्रेडिट आवर्स की बेस पे होती है, तो वो जो होती है, ये स्कॉलरशिप जो होता है इसकी कंसेशन उसके ऊपर होती है। वो पार्शियल भी हो सकता है, वो फुल भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे जो है जी, जो आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होगा ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए वैलिड होगा। यानी आपने अप्लाई किया, अगर आपका अप्रूव हो गया तो आपको सिर्फ एक सेमेस्टर तक मिलेगा। अगले सेमेस्टर के लिए आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है। नंबर 3 पे हमारे पास है जी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ लोकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के जो बंदे बाहर रहते हैं, ठीक है, अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीजू उनको भी स्टडी करवाती है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये है जी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई कोर्स एग्जाम्प्ट नहीं है। तो इस पॉइंट की जो मुझे समझ आई है, मतलब जिस तरह हम कोर्स सिलेक्शन का हमें दिया जाता है, कोर्स सिलेक्शन के बारे में ऑप्शन दिया जाता है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जो मतलब करंट स्टडी स्कीम होती है आपके 3 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो अगले सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो वो मेरे ख्याल में कोर्स एग्जाम्शन में आता है, तो वो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 5 पॉइंट में हमारे पास आता है जी, अगर किसी स्टूडेंट ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका कोई भी सब्जेक्ट फेल या रिपीट नहीं होना चाहिए। वो जिसका ये नहीं होगा फेल, या कोई रिपीट सब्जेक्ट नहीं होगा, वही अप्लाई कर सकेगा। जिसका ये सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट फेल या रिपीट होगा तो वो इसमें अप्लाई करने के काबिल नहीं है, सॉरी काबिल कह रहा हूँ, वो इसके लिए अहल नहीं होगा। आगे नंबर 6 पॉइंट पे हमारे पास है कि जो स्कॉलरशिप है वो टर्मिनेट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है इन 2 सूरतों में। कौन सी हैं जी? नंबर ए में हमारे पास, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी ख़त्म कर देता है या एडमिशन विदड्रा कर देता है तो वो उसका स्कॉलरशिप ऑटो पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पॉइंट है जी, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिनरी केस में या किसी अनफेयर मीन्स कोई मतलब उससे जुर्म हो जाता है या कोई वो इलीगल काम करता है, तो उस सूरत में भी उसका स्कॉलरशिप ख़त्म हो सकता है। आगे जी नंबर 7 पे आता है जी, जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है ये कितनी होती है, इसका मतलब जो है ना, ये जो एनुअल बजट होता है ना यूनिवर्सिटी का, तो ये एक्चुअल में उसकी जो अमाउंट होती है वो वेरी करती रहती है। ये एक तो उस अमाउंट पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो टोटल स्ट्रेंथ को देखती हुए, जिन बंदों की एप्लीकेशंस आती हैं उन सारों को देखते हुए, फिर टोटल अमाउंट को देखते हुए एनुअल बजट के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो फिर सारे स्टूडेंट्स के पोर्शंस निकालते हुए, तो ये हर दफ़ा डिफ़र होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेम हो। तो ये एनुअल बजट की अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। बाकी मैनेजमेंट कमेटी की मर्ज़ी भी होती है, मतलब वो मुत्तफ़िक़ा राय के हिसाब से जो फिर डिसाइड होता है। बहरहाल ये हर साल चेंज होते हैं, तो ये वो डिसाइड करते हैं कि अमाउंट कितनी होगी। उसके बाद जी, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में जो मतलब न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, जिनका भी पहला सेमेस्टर होगा और जो आगे कंटिन्यू, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में। पहली बात यह है कि जो जिस डिग्री के बेस पे उन्होंने एडमिशन लिया है, एक तो यह है कि उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, और 60% मार्क्स मतलब कुछ विद परसेंटेज आते हैं और कुछ CGP के साथ आते हैं। तो या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि उनका 2.5 CGP होना चाहिए आउट ऑफ 4 में से। तीसरी कंडीशन ये है कि उनका 3.5 CGP होना चाहिए 5 में से। तो वो इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के काबिल हैं, इसके अहल हैं।
उसके बाद क्या होता है कि जी मतलब जो जिस तरह आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ स्टडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो जो स्कॉलरशिप बनाया जाता है, जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती हैं, वो स्टडी प्रोग्राम्स के हिसाब से बनाई जाती हैं। मतलब इस तरह नहीं होगा कि वो उन्होंने कोई कैटेगरी ना बनाई हो और सारे स्टूडेंट्स का वो अचानक से एक मेरिट लिस्ट बनाए, सिर्फ एक ही बनाए और जो मतलब टॉप पे जो उनको लगता है कि डिज़र्व कर रहे हैं तो वो उनको दे दें। इसमें तो फिर ऐसे हो सकता है कि हो सकता है वो सारे जो डिज़र्व स्टूडेंट हों वो सारे मैथमेटिक्स के हो सकते हैं या सारे कंप्यूटर साइंस के या दोनों के मिक्स हो सकते हैं। हो सकता है उसमें इंग्लिश का स्टूडेंट कोई भी ना हो। तो इस सारी चीज़ से मतलब बचने के लिए वो क्या करते हैं कि हर स्टडी प्रोग्राम के हिसाब से जो उनको दरखास्तें मौसूल होती हैं, वो उन सारों को जज करते हैं, उनका अपना अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, स्टडी प्रोग्राम के हिसाब से। तो उनमें से मतलब वो हर स्टडी प्रोग्राम के हिसाब से जो मतलब 5 बंदे 6 बंदे जो टॉपर होते हैं, 7 बंदे, ये बजट पे डिपेंड करता होता है। उस हिसाब से वो सारों को फिर एंटरटेन करते हैं, यानी कि सारे स्टडी प्रोग्राम के जो इक्वल बंदे होंगे वो इसमें आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, टॉप स्टूडेंट्स ऑन ईच मेरिट लिस्ट शैल बी अवार्डेड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो टॉप होंगे मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले 5 होंगे या 6 होंगे, ये उनके बजट पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो इस दफ़ा 10 बंदों को दे सकें, हो सकता है वो इस दफ़ा 6 बंदों को दे सकें, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है जी, अगर मतलब इस मेरिट लिस्ट जब वो बना रहे होते हैं तो 2 स्टूडेंट का टाई हो जाता है, उनके नंबर इक्वल आ जाते हैं या वो दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो जो आपकी पुरानी डिग्री है जिसकी बेस पे आपने एडमिशन लिया था वो उसको चेक करते हैं, उसको जज करते हैं कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं। अगर दोनों के नंबर भी सेम आ रहे हों तो उससे अगली चीज़ क्या होती है कि जो यंगर होगा, जो छोटा होगा उम्र में, वो उसको प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जिसने मैट्रिक, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, मतलब लेटेस्ट की होगी, फ्रेश होगी, जिसका थोड़ा गैप होगा, तो उसको प्रेफर किया जाता है। आगे आ जाता है जी, अवार्ड ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप टू कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनका भी दूसरा तीसरा या तो चौथा सेमेस्टर हो गया एंड सो ऑन, तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा हट के है, मतलब वो उनके लिए क्या शराइत हैं, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, जो स्टूडेंट हैं उनका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक स्टडी स्कीम दी जाती है कि आपने पहले सेमेस्टर में 15 क्रेडिट आवर पूरे करने हैं, दूसरे में आपने 33 पूरे करने हैं। तो इस तरह मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक स्टडी स्कीम दी होती है तो उसमें क्रेडिट आवर्स भी दिए होते हैं कि आपने इस सेमेस्टर में इतने क्रेडिट आवर पूरे करने हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके जो स्टडी आवर्स हैं, जो क्रेडिट आवर्स हैं, वो या तो उनकी स्टडी स्कीम के इक्वल होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो उससे कम होंगे, ये बात वही आ जाती है कोर्स एग्जाम्पशन वाली, तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 2 और जो नंबर 3 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इनको थोड़ा सा समझ दें। और मतलब बाज़ दफ़ा ये चीज़ बंदे को समझ नहीं आती, तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि किसी एक स्टूडेंट ने पहले सेमेस्टर में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लिया था। अक्सर ऐसे होता है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जब आता है तो हमने 2-3 फ़ी जो होती हैं वो ऑलरेडी पे कर दी होती हैं। तो स्कॉलरशिप जो लगता है ये मतलब थोड़ा सा लेट आती है इसकी जो लिस्ट है फाइनल होने के बाद। तो हमने 2-3 जो फ़ी होती हैं वो ऑलरेडी पे कर ली होती हैं, तो हमारी जो ड्यूज़ जो स्कॉलरशिप की मद में हमें मिलते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि मतलब हमारे जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कुछ फ़ी जो होती है वो दूसरे सेमेस्टर की भी हमारी उस स्कॉलरशिप की मद में पे हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, और रिज़ल्ट भी हमारा बाद में आता है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जिस तरह अभी जो बंदे अभी दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में हैं तो उनका दूसरे या पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया होगा, तो मिनिमम 2.25 CGPA होना चाहिए, एक ये शर्त है। ठीक हो गया। दूसरी शर्त क्या है कि अगर 2.25 मिला के और पिछले सेमेस्टर का डाल के उनका जो CGPA है, अफेक्टिव CGPA जो बनेगा वो 2.50 से कम नहीं होना चाहिए। इनमें से फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट का 2.25 CGPA आ गया, एक शर्त तो पूरी होगी, लेकिन जो उसका अफेक्टिव CGPA बन रहा है वो 2.4 बन गया है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। सेम इसी तरह एक बंदे का अगर 2.10 CGPA आ गया है लेकिन उसका अफेक्टिव जो है वो 2.67 बन रहा है, ठीक है, 2.50 से बन रहा है, तो वो बंदा भी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहली कंडीशन ख़त्म कर दी। मिनिमम उसका उस करंट सेमेस्टर में 2.25 CGPA आना चाहिए और अफेक्टिव जो है वो 2.50 से कम नहीं होना चाहिए। जब ये वो फॉलो करेगा तो वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो थर्ड पॉइंट पे क्या है जी, सच स्टूडेंट्स हो स्कॉलरशिप हैज़ बीन विड्रॉन फॉर नॉट, जिन स्टूडेंट्स का मतलब ये दोनों जो ऊपर मैंने कंडीशंस बताई हैं फॉलो ना करने की वजह से उनका स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया है, तो जब वो दोबारा मतलब अपनी ये 2.50 CGPA वाली जो कंडीशन है इसको मीट कर लेंगे तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो रिज्यूम हो सकता है, ठीक है, रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन रिज्यूम होने के बाद जो अभी उनको फ़ंड्स मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि उस वक्त यूनिवर्सिटी के पास कितने फ़ंड्स अवेलेबल हैं, तो वो उसके हिसाब से उनको एंटरटेन करेंगे। जी, तो दोस्तों आगे जो है जी, फॉर्म को प्रैक्टिकल फ़िल करने से पहले ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने एक रफ़ कापी ले लेनी है, ठीक है, उस पे कुछ चीज़ें लिख लेनी है और कुछ मैं आपको बता देता हूँ ये आपके पास होनी चाहिए। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म मुकम्मल करने के लिए, उसको पुर करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, आपके फादर्स या गार्डियन का CNIC होना चाहिए, एक ये चीज़। उसके बाद क्या है जी, जिधर आप जॉब करते हैं या आपके अब्बू मतलब अगर आपके गार्डियन या फादर हैं जिधर वो जॉब करते हैं वहाँ पर मुकम्मल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी जो फैमिली डिटेल्स है जिसमें आपके बहन भाई माँ, ठीक है, जो आपकी अपनी पर्सनल ब्लड रिलेशंस फैमिली है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी बीवी और बच्चे हो सकते हैं, तो उनकी जो मुकम्मल डिटेल है, जिस तरह उनका नाम क्या है, उनकी एज कितनी है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ी कितनी है, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं तो उनकी इनकम कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपने लिखी होनी चाहिए साइड पे।
उसके बाद नंबर 4 आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एनुअल बेस पे जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हैं। इसमें यूटिलिटीज़ आ जाते हैं, यूटिलिटीज़ में आपकी बिजली के बिल आ जाएंगे, या आपने सालाना जितना टोटल बनता है वो इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपके गैस के बिल आ गए, जो भी मतलब आपको सहूलतें मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आपके वाटर सैनिटाइजेशन वाले जो चार्जेस होते हैं वो मंथली आपने इसमें एनुअली इसमें ऐड करने हैं। उसके अलावा आपके पीटीसीएल लैंडलाइंस के जो बिल्स होते हैं वो भी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन चार्जेस जो हैं, आपके एजुकेशन पे कितने अखराजात होते हैं, आपके हो गए, आपके बहन भाइयों के हो गए, या मतलब आपका और ब्लड रिलेशन में आपकी बीवी या बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं तो उन पे कितना खर्चा आता है साल का, वो आपने इसके अंदर लिखना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फ़ी के पैसे हो सकते हैं। उसके बाद वो जो आते जाते हैं उस पर जो अखराजात आते हैं, ठीक है, जो बुक्स वगैरह लेनी होती हैं, ये सारे इसके अंदर आपने इंक्लूड करने हैं। उसके बाद आ जाता है लिविंग के अंडर कौन से चार्जेस आते हैं। लिविंग में हमारे पास मतलब खाना पीना आ गया, कपड़े जूते, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, ये सारी इसके अंदर लिविंग के अंडर आ जाएंगी। आगे लोन आ गया, मतलब आपकी फैमिली में से हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशंस में से किसी ने लोन लिया हो, आपने खुद लिया हो, तो वो लोन की रकम आपने अंदर लिखनी है। अदर्स में आ जाता है इनके साथ कोई एमरजेंसी, कोई शादी ब्याह या फौत की वगैरह जो अमी पे मतलब आपके जो चार्जेस होते हैं एनुअल बेस पे, मतलब बंदे को एक अंदाज़ा होता है, वो आपने अंदर लिखना है। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट पे है जी इलेक्ट्रिसिटी बिल। हार्ड कापी में आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, आपके घर का जो बिजली का बिल है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपने काम क्या करना है, ठीक है, आपने गूगल को खोलना है, वहाँ पे आपने लिखना है ऑनलाइन बिल। अब ये मैंने फेस्को लेस्को जैप को लिखा हुआ है, ये हर बंदे को पता होगा कि वो किस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंडर आते हैं। जिस तरह अभी मैं मतलब फैसलाबाद वाली साइड, सरगोदा वाली साइड पे हूँ, तो हम फेस्को के अंडर आते हैं, ठीक है। तो मैं गूगल पे जब लिखता हूँ ऑनलाइन फेस्को, ये जो मैंने नीचे लिंक दिया हो ये फेस्को का है, ठीक है। तो इसी तरह आप मतलब जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा। आपने क्या करना, उसमें कंज्यूमर आईडी नंबर अपना लगाना है, तो आपको वो मतलब मुकम्मल आपके बिल का प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि गूगल में जो ऊपर 3 डॉट होते हैं वहाँ पे प्रेस करके जो शेयर वाला ऑप्शन होगा, शेयर को प्रेस करेंगे तो आगे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सेव एज अ पीडीएफ का ऑप्शन देगा, तो आपने उस बिल को सेव कर लेना है पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक होगा। क्यों करना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ वो आपको बोलेगा कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ब्राउज़ करके आपकी फ़ोन डायरेक्टरी में मतलब जो स्टोरेज है वहाँ पे ले जाएगा। तो वो आपने जब उधर सेव करके रखा होगा तो उधर से उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो पीडीएफ में मैं सेव करवा रहा हूँ वो उधर सेव हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास आता है कि जब बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे होंगे सबसे एंड पे जाके आपको 2 रेफरेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। ये इसलिए होते हैं कि यूनिवर्सिटी जो होती है जब आप मुकम्मल डिटेल दे देते हैं तो वो उन बंदों को अप्रोच करती है, उन बंदों को कॉल करती है और आपकी डिटेल जो आपने दी हुई है वो उसके बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लेती है, कंफर्म करती है कि हाँ यार इस बंदे ने अप्लाई किया है। तो वो बहरहाल उन बंदों को कॉल करके अप्रोच करके आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है जो आपने इसके ऊपर लिखनी है सारी। पहली बात तो यह कि वो सही होनी चाहिए और जो स्टूडेंट डिज़र्व करते हैं उनको ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बंदे मैनेज नहीं कर सकते, जो इनके अखराजात ज़्यादा हैं, तो ये एक्चुअल में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप उनके लिए, ये सारे बंदों के लिए नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा उनको मशवरा ये है कि यार वो अप्लाई ना करें। तो जो 2 रेफरेंस आपने मतलब उधर लिखने हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, उन बंदों का नाम चाहिए होगा, उनका CNSE नंबर चाहिए होगा, उनकी जॉब डेजिग्नेशन क्या है, उनका जो मेलिंग एड्रेस है वो क्या है, ठीक है, यानी घर का पता जो होता है। उसके बाद उनके 2 नंबर चाहिए होंगे, मोबाइल नंबर या कोई PTCL या दोनों मोबाइल नंबर हो जाए। और उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी से होनी चाहिए। एट नंबर 7 हमारे पास जो चीज़ आती है, ठीक है, आपने वर्ड में 250 वर्ड्स का एक चीज़ का आंसर लिखना है। यूनिवर्सिटी वाले आपसे सवाल करते हैं कि आप में ऐसा क्या है या आप हम आपको ये स्कॉलरशिप क्यों दें, ठीक है। तो मतलब आप क्यों डिज़र्व करते हैं, तो आपने वो वजह बतानी है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में कि जी ये वजह है, इस वजह से जो है ना मैं मतलब अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने वो सारी वजह बयान करनी है, आपने सारी चीज़ें 250 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आपने लिखी होनी है। तो जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो सिंपल इधर से कॉपी करनी है और उधर जाके पेस्ट कर देनी है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म के फिल करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर क्या होगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपका आधा हो जाएगा, वो फिर से वो कहेगा आपका सेशन एक्सपायर्ड हो गया और ये हो गया वो हो गया। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है और फिज़िकली जो बताइए वो आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म बता देता हूँ कि जी फॉर्म मतलब किस तरह का है, उसको आप थोड़ा सा देख लें। जी तो ये जो मेरा LMS ओपन है, ये मैं मेन मेन्यू में गया, मेन मेन्यू के बाद स्टूडेंट सर्विसेज आ गई, ये स्टूडेंट सर्विसेज आ गई और इसके बाद ये मैंने अकाउंट के अंडर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉर्म खुल गया। फॉर्म 2 किस्म का होता है कि सेल्फ सपोर्टेड, यानी कि आप घर के बड़े हैं और आपके अंडर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसमें आपके माँ बाप भी आ सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी आ सकते हैं, यानी आप कमा रहे हैं। और फैमिली सपोर्टेड में क्या हो सकता है कि आप अभी मतलब छोटे हैं और आप ख़ुद जो है ना वो उन पर डिपेंड कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट हैं। और सेल्फ सपोर्टेड में क्या है, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो सेल्फ सपोर्टेड में मतलब ये जो इधर शुरू में इन्फॉर्मेशन होगी ये आपकी होगी, बाकी नीचे से फॉर्म तकरीबन सेम ही है, बस CNSE आपने अपना लिखना है। आप कौन सी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, अदर है कौन जॉब या NTN नेशनल स्टाफ नंबर, अगर आपका कोई टैक्स नंबर है तो आप वो बता इधर लिख देना, अगर नहीं है तो NA कर दें। उसके बाद बिज़नेस कंपनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है कि
अच्छा, बिज़नेस कंपनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, ठीक है। आप जिधर काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, दूसरा उधर का मोबाइल नंबर, अगर उधर का अवेलेबल नहीं है तो इधर आपने फिर अपना नंबर लिख देना है। आगे उनका ईमेल एड्रेस आपने लिख देना है। आगे जो है आपकी डेजिग्नेशन क्या है ये आपने लिख देनी है। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, आपकी एनुअल इनकम कितनी बनती है, महीने की सैलरी को ज़रा 12 कर दें, आपकी एनुअल इनकम आ जाएगी। उसके बाद क्या है जी, आपका जो घर है वो रेंट का है या आपका अपना है, वो आपने लिखना है। आपका घर का एड्रेस क्या है, ठीक है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। आपके डिपेंडेंट में ये जो वही मैंने आपको बताई थी कि आपकी फैमिली की डिटेल होनी चाहिए। इसमें आपने मतलब अगर आप ख़ुद कमा रहे हैं और अम्मी अबू आपके अंडर हैं, डिपेंडेंट हैं, तो आपने उनकी डिटेल इधर लिखनी है, ठीक है। तो सारा आपने उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, उनकी एज कितनी है, उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस मुराद ये है कि वो अर्निंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या जो भी इस तरह का ना। तो जिस तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक फैमिली में मतलब आपके अबू भी कमा रहे होंगे, आप भी कमा रहे होंगे, तो आपने इधर अबू का जो लिखना होगा वो आपने लिखना है कि वो अर्निंग कर रहे हैं और उनकी अमाउंट आपने आगे इधर लिखनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी एनुअल इनकम बन रही होगी उसके अंदर ये वाली रकम आपने इंक्लूड करनी है। उसके बाद ये ऐड रो पे प्रेस करेंगे तो नई रो आ जाएगी, फिर उसमें आपने बाकी बहन भाइयों का, अम्मी का सारी डिटेल लिखनी है इस तरह। एनुअल एक्सपेंडिचर में जिस तरह मैंने आपको बताया था यूटिलिटीज़ का कि किस किस चीज़ के आपने सालाना खर्चे इसके अंदर ऐड करने हैं। एजुकेशन के बिल भी आपको बताए थे सारे, कौन कौन सी चीज़ों के पैसे ऐड करने हैं। लिविंग के भी बताए थे, मतलब आप खाना पीना और कपड़े जूते वगैरह। लोन अगर आपने कोई लिया हुआ है तो अदर्स में जो मतलब ये साल के में जो खुशी गमी पे पैसे लग जाते हैं या कोई और हट के रूटीन में होते हैं वो पैसे आपने इधर लिखने हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्फॉर्मेशन आ गई। ये है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इधर जब आप चूज़ करेंगे तो आपने वो ये ब्राउज़ करेगा, आपने स्टोरेज में जाना है और उस फाइल को आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद क्या है जी, ये आपने जो बिजली का बिल है वो 12 महीनों की डिटेल इधर लिखनी है। इधर आपने महीना बताना है, इधर साल बताना है और अमाउंट कितनी थी। ये जो हार्ड कॉपी में मैंने बोला था आपके पास बिल होना चाहिए, उससे देखते हुए आपने सारी इधर लिखनी है। उसके बाद क्या आ जाते हैं जी, आज रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी कोर्स। अगर आप कहीं से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो उसका आपने बताना है। नहीं ले रहे तो बस दैट सेट, ये नीचे वाला ऑप्शन ऑटो पे खत्म हो जाएंगे। अगर आप ले रहे हैं तो ये सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, सोर्स कौन सा, अमाउंट कितनी है और ईयर कौन सा है। आगे ये 2 रेफरेंस आ गए, ठीक है। उस बंदे का नाम क्या है, उसका आपके साथ ताल्लुक क्या है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बहन भाई माँ बाप के अलावा आपके वो मतलब भांजे भतीजे हो सकते हैं, आपके क्लोज दोस्त हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, ठीक है, आपके मामू चाचू ये सारे हो सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन जो है आपके बहन भाई माँ बाप वो नहीं होंगे, उनका नहीं लिखना। उनकी डेजिग्नेशन क्या है, IC नंबर, उनके घर का एड्रेस क्या है, उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, ये दोनों रेफरेंस का सेम है, आपने इसी तरह लिखना है। और एट द एंड जो है ये मैंने आपको जो बताया था 250 करैक्टर का जो आपने उधर साइड पे लिखा होगा वो आपने बताना है कि आपको क्यों मिलना चाहिए, तो आपने इधर आके पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।